हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझेंगे। सेक्शन 12 जो है वो हमें बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कि किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान जब कोई लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है तो हम किस टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं, किसको हम नहीं मानते कि ये हमारे लिमिटेशन के अंदर आएगा, जो लिमिटेशन का पीरियड है उसके अंदर कैलकुलेट होगा। तो अब हम इसको रीड करें तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। सबसेक्शन 1 बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, कि किसी भी सूट के लिए अगर हम उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर किसी भी अपील के लिए हम उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो जिस दिन, जो भी दिन उस पीरियड को स्टार्ट करता है वो दिन इंक्लूड नहीं होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। मतलब कि जिस भी दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वो दिन इंक्लूड नहीं होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अराइज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन 12 मई को अराइज होता है और आपके पास 30 डेज हैं अपनी अपील को फाइल करने के लिए, तो आप 12 मई को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि उन 30 डेज़ को कैलकुलेट करने के लिए। यही सबसेक्शन 1 बोलता है कि जिस भी दिन वो रेकन्ड हुआ, जिस भी दिन वो हुआ, उस दिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो सूट हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो। तो यही हमें सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया। फिर अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन। किसके बारे में बता रहा है कि हम किसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी अपील का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील का पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू, या फिर रिवीजन के लिए या फिर रिव्यू के लिए, किस चीज़ के, जजमेंट के। किस चीज़ की रिव्यू या रिवीजन के लिए, जजमेंट के। तो ऐसे केस के अंदर द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज, तो जिस भी दिन जजमेंट जो था, जिसके लिए कंप्लेंट की गई थी, वो प्रोनाउंस हुआ, और साथ ही साथ अब यहाँ पे एंड वर्ड लगाया, तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो एक तो वो दिन जिस दिन वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, और दूसरा कौन सा पीरियड, द टाइम रिक्वाइर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री, की जो भी टाइम उस डिक्री, जो डिक्री हुई कोर्ट की या फिर जो भी सेंटेंस था उसकी कॉपी ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा, या फिर ऑर्डर की जो कॉपी थी उसका टाइम ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा, ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो जो भी टाइम ऐसा था वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मतलब जिस भी दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और जो भी टाइम लगा उसकी कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, वो दोनों टाइम इंक्लूड नहीं होंगे। अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कि मेरा जजमेंट 12th ऑफ मई को आया, ठीक है, तो 12th ऑफ मई का डे इंक्लूड नहीं होगा, और मैंने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाई, मतलब जहाँ पे भी एप्लीकेशन लगानी थी उसकी कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, वो मैंने 13 मई को लगाई। तो 13 मई को मैंने एप्लीकेशन लगाई कि मेरे को इसकी जजमेंट की कॉपी दे दी जाए, वो मेरे को मिली 15 मई को। तो अब जब मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करूँगा, मान लीजिए इसके अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन 30 डेज़ का था, जिसके अंदर मेरे को आगे अपील के अंदर जाना था। तो यहाँ पे जो मैं पीरियड जब अपना कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे जो 12th में था वो भी इंक्लूड नहीं होगा जिस दिन वो जजमेंट आया, और जो मैंने 13 में से लेके 15 में तक मेरे को उसकी कॉपी मिलने में जो टाइम लगा वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो मेरा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो किस दिन से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा, 16th मई से मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। फिर वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from the decree or order, the time required for obtaining a copy of the judgment shall also be excluded। जिसके जो हमने पिछले एग्जाम्पल लिए थे वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एप्लीकेशन इज मेड फॉर द लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, किसी भी डिक्री या ऑर्डर के लिए द टाइम रिक्वाइर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट, तो जो भी टाइम
उस जजमेंट को लेने के लिए लग रहा है, उस कॉपी लेने के लिए, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर हम सबसेक्शन 4 के ऊपर आएँ तो सबसेक्शन 4 बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। अब बोल रहा है कि किसी जो, अब अवार्ड क्या होता है, इसके लिए हमें अवार्ड का मतलब समझना जरूरी है। जैसे हमें कोई भी ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल जब अपना डिसीजन देती है हम उसको अवार्ड बोलते हैं, जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गई या कोई और ट्रिब्यूनल हो गई। तो जब हम उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, और उस एप्लीकेशन लगाने के लिए जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। तो जो भी टाइम हमें उस अवार्ड की कॉपी लेने के लिए लगा, वो टाइम हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए? पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उतने दिन इंक्लूड नहीं होंगे उसके अंदर। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री और एन ऑर्डर any time taken by the court to prepare the decree or order before an application or a copy thereof is made shall not be excluded। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी टाइम आपकी एप्लीकेशन से लगाने से पहले कोर्ट को अपनी डिक्री या ऑर्डर प्रिपेयर करने में जो भी लगा वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जैसे हम एग्जांपल से समझे, जैसे मान लीजिए आपका जो जजमेंट था वो 12 मई को आया, और आपने अपनी जो एप्लीकेशन थी उस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए वो आपने जाके लगाई 20 मई को, और आपको आपकी कॉपी मिली 25 मई को। तो यहाँ पे जो पीरियड था जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई, उससे पहले का जो पीरियड था कौन सा, 13 मई से लेकर 19 मई तक का, वो पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा आपका लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जो 13 मई से 19 मई के डेज थे वो कैलकुलेट होंगे, और उसके बाद जो 26 मई से जो डेज थे वहाँ से आपका लिमिटेशन आगे स्टार्ट होगा। मतलब ये जो दिन थे ये भी इंक्लूड होंगे, और उससे आगे के जो भी टाइम है वो इंक्लूड होगा आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो यही हमें सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर समझाया गया।